किचन में कितनी ज़्यादा कुकिंग होती है ये भी किचन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मायने रखता है। मान लिया एक फैमिली में 2 या 3 ही मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ हों या साथ में 1 या 2 बच्चे, तो किचन में उतनी कुकिंग नहीं होती जितनी कि एक जॉइंट फैमिली में होगी। इसी तरह अगर घर में हस्बैंड वाइफ दोनों ही बाहर जाकर काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग अपनी किचन में कुकिंग करने का इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे और स्पेशली वीकेंड्स पर ही किचन में बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितनी डेडिकेटेड कुकिंग हम किचन में करते हैं उतनी ही ज़्यादा सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है और फिर उन सब चीज़ों की स्टोरेज, केयर, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन भी टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। इसी से हमारी किचन फंक्शनल बनी रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी जो किचन है वो बहुत छोटी है, लेकिन कुकिंग मैं बहुत ज़्यादा ही करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे स्टोरेज भी चाहिए, क्योंकि अगर कुकिंग करते हैं तो उसके बनाने का जो सामान है, बर्तन हैं, जो टूल्स होते हैं या फिर जो ग्रॉसरी है वो भी मुझे उसी हिसाब से चाहिए होती है। किचन मेरी बेशक छोटी है लेकिन मैंने ना अब चीज़ों को कुछ इस हिसाब से मैनेज और ऑर्गेनाइज़ कर लिया है कि मेरी ज़रूरत का सारा सामान मैं इसमें अच्छे से रख सकती हूँ। इसके अलावा जो बाहर का स्पेस है किचन से बाहर का, उसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया है और कोशिश की है कि मैं उसको किचन के साथ ही रखूँ। जैसे मेरा जो फ्रिज है वो मैंने बाहर ही रखा हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ अपने इक्विपमेंट्स जैसे कि माइक्रोवेव है या फिर जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, ऐसी ही कुछ चीज़ें बाहर शिफ्ट कर दी हैं। मेरी किचन मॉड्यूलर है तो इसकी टाइम टू टाइम मुझे इसी तरीके से केयर भी करनी पड़ती है। ऑयलिंग वगैरह टाइम टू टाइम करनी, साथ में क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। ध्यान रखना पड़ता है मॉइस्चर अंदर ना जाए। तो फिलहाल आज मैंने ना किचन के इस पार्ट की, जितना आपको वीडियो में दिख रहा है, इसकी जो जितना भी इसमें सामान था वो सारा बाहर निकाल दिया है और इसकी सफाई मुझे करनी है। किचन है उसको हम बहुत ज़्यादा देर के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से छोटी छोटी किश्तों में मैं किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर पूरी किचन की एक ही दिन में सफाई करने लगें तो भाई उस दिन के लिए तो किचन बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जगहें ले लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी ड्रॉर्स या शेल्फ्स ले ली और उनकी क्लीनिंग या फिर इस तरीके से साफ़ सफाई करती हूँ। फिलहाल तो क्या किया था मैंने, ये मेरी जो 6 ड्रॉर्स हैं इनका सारा सामान बाहर निकाल लिया। उसके बाद एक बार वैक्यूम क्लीनिंग कर दी इन सारी ड्रॉर्स की और उसके बाद मैंने जो हर्बल स्ट्रेटेजिक किचन क्लीनर है, जिससे कि मैं अपना किचन का काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ या फिर गैस स्टोव साफ़ करती हूँ, उसी से मैंने पहले स्प्रे किया और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लिया। घर के काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। हर रोज़ एक नया चैलेंज, एक नई चीज़ सामने आती है। कई बार एक्सपेक्टेड होती है, कई बार अनएक्सपेक्टेड होती है, कई बार हम अपनी मन से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कोई चीज़ बिखर गई, कोई चीज़ कहीं पर मॉइस्चर आ गया, तो वो चीज़ें हमें दुरुस्त करनी पड़ती है। बट ऑनेस्टली आपको बताऊं तो घर का काम करना कहीं ना कहीं मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। जब तक काम पेंडिंग पड़ा है तो एक प्रेशर सा रहता है माइंड में, लेकिन जैसे ही उस काम को मैं करना शुरू करती हूँ आराम से वो चीज़ें हो भी जाती हैं धीरे धीरे और जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स होने लगता है। पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो या हर होम मेकर ऐसे ही करे। हर इंसान की लाइफ में अपनी पसंद नापसंद होती है, प्रायोरिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर कोई अपने घर का काम खुद ना करके हाउस हेल्पर से करवाता है तो उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो कामचोर है या आराम पसंद है। तो ये कुछ मुझे गलत सा लगता है। हो सकता है उसकी फिज़िकल या मेंटल कंडीशन ऐसी हो कि वो ज़्यादा मेहनत के काम ना कर पाता हो, तो घर के काम मन से ही किए जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ हमारे इंडिया में और ख़ासतौर से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लड़कियां चाहे जितनी भी मर्जी पढ़ाई कर लें, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, वहाँ पर वो चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो, घर के काम की एक्सपेक्टेशंस, और वो भी क्वालिटी वाला, जैसे कुकिंग आती हो तो अच्छी वाली आती हो, सिलाई आती है तो अच्छे से आती हो, तो ये सब चीज़ें उससे हमेशा एक्सपेक्ट की जाती हैं। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, पर पूरी तरह बदलने में भी पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे। बेटियां जब अपनी माँ के घर में होती है इवन, तब से ही उन पर घर के काम सीखने और उन्हें करने का ना प्रेशर आने लगता है, जो आगे जाकर ससुराल तक ही कंटिन्यू रहता है। तो कहीं ना कहीं जो लड़की की परवरिश है ना हमारी सोसाइटीज़ में, वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि घर के काम करना सिर्फ और सिर्फ घर की बेटियों या बहुओं की जिम्मेदारी है। तो ओवर द टाइम क्या होता है, वो ये सब करने में कंफर्टेबल भी होने लगती हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
अगर घर में जेंट्स हैं, बाकी चीज़ें जैसे फाइनेंसिस हैं या फिर बाहर के काम अच्छे से कर रहे हैं, तो जो घर में रहने वाली अगर लेडीज़ हैं और वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं, तो वो घर के कामों को भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ करती हैं और करना भी चाहिए। तो बस अभी किचन का मेरा काम चल ही रहा था और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें निकालनी, उन्हें फिर साफ़ करके रखना, उसके अलावा ड्रॉर्स को साफ़ करना और उसके बाद उन्हें वापस से अरेंज करना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस बीच बच्चों को लग गई है भूख, तो उनकी लिए अब मैं बना रही हूँ ये पिज़्ज़ा उनकी डिमांड पे। और पिज़्ज़ा तो नॉर्मल जो इंग्लिश ओवन का रेडीमेड बेस आता है वही मैंने लिया है और साथ में बस इस तरीके से कुछ सब्जियां डाल दी है और ऊपर से चीज़ डाल दिया और बस अब इनको मैं बेक कर लूँगी धीरे धीरे। पिज़्ज़ा मैं 2 स्टेप्स में बेक करती हूँ। सबसे पहले मैं 6 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और क्रंच देने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं 2 मिनट के लिए करती हूँ, तो टोटल 8 मिनट में बेक करती हूँ। और एक्स्ट्रा अगर क्रिस्पीनेस चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, पिज़्ज़ा बेस को पहले डायरेक्ट एक नॉन स्टिक तवे पर दोनों तरफ से अच्छे से क्रंची होने तक सेंक लेती हूँ। तो फिलहाल बस ये तो मेरा काम चलता ही रहेगा। तब तक मैंने क्या किया था, जो मैट्स वगैरह मेरे थे, लाइनर्स जो मैं अपनी इस शेल्फ्स के अंदर बिछाती हूँ ना, उनको मैंने धोया नहीं क्योंकि मौसम ऐसा ही है, सूखने में टाइम लगेगा, तो मैंने उनको भी जो किचन क्लीनर स्प्रे है उससे साफ़ कर लिया था और उनको पोंछ के रख दिया था। और जब तक वो सूख रही हैं तब तक मेरा ये जो पिज़्ज़ा का काम था ये भी निपट गया। बस इसके बाद वापस बैक टू पवेलियन, वापस से अपने काम में लग गए हैं। तो जो किचन लाइनर वगैरह थे मेरे, ये शेल्फ़ लाइनर जो थे, ये सब बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। जितनी भी शेल्फ्स वगैरह थी, ये ट्रेज़ हैं जितनी भी, सब अच्छे से ड्राई हो गई हैं। तो इनके ऊपर मैंने ये जो लाइनर बिछाए हुए थे इनको वापस से अरेंज कर दिया है इन्हीं पे, और इन्हीं के ऊपर ही मैं जो भी मेरे सामान है, बर्तन है, कटलरी है, क्रॉकरी है, वो सब चीज़ें रखती हूँ। और ये सबसे ऊपर वाली है जो ये है कटलरी के लिए। और चाहे इसमें कितने ही सेक्शंस बन रखे हों, कितना ही अरेंज करके रखूं, बट हमारी जो इंडियन कुकिंग होती है ना, उसमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इतनी सारी टूल्स चाहिए यहाँ पर, चमचे चाहिए, करछी चाहिए, अलग अलग स्लाइसर्स चाहिए, अलग अलग कटर्स चाहिए, नाइफ्स इतने तरीके के हो जाते हैं, पीलर्स हो जाते हैं, स्क्वीज़र्स हो जाते हैं, हैंड ब्लेंडर है, स्पून्स है, मेजरिंग स्पून है, फोक हो गए, तो इतना सामान हो जाता है, इतनी चीज़ें हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद फिर से वही मिक्स हो जाती हैं सब चीज़ें। हालांकि मैंने बहुत कोशिश कर रखी है कि हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन बनाऊं। और ये मैं नाइफ़ दिखा रही हूँ, प्लास्टिक के नाइफ़ जो आते हैं बर्थडे या एनिवर्सरी पे, जैसे बाहर से केक लेकर के आते हो तो इन्हें मैं रख लेती हूँ इसी तरीके से। ये डिस्पोजेबल स्पून या फोक्स वगैरह है, बाहर से कभी कुछ खाना आता है या नूडल्स आते हैं ड्राई, तो उनको उनके साथ जो ये सब चीज़ें आती है ना, हमेशा से मेरी आदत है, मैं बचा के रख लेती हूँ। इसके बाद एक ये सिलिकॉन का फनेल है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर रखें किचन में, इसे बहुत काम आता है। जैसे बॉटल में दूध डालना है, छाछ डालनी है या फिर जूस वगैरह डालना है उस टाइम पे। और इसके अलावा ये कुछ बैनर्स हैं, ये हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह के। और साथ में मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, ये स्क्रू ड्राइवर, पेचकस ज़रूर रखती हूँ मैं, लगभग रोज़ ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी नट्स वगैरह या लिड है, उनके जो नट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो खैर मेरा तो काम इसी तरीके से चलता रहा। बाकी ये वाला जो ड्रॉर है, इसमें मैंने ना थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्रॉकरी रखी हुई है। वैसे तो मैंने अपनी ज़्यादातर जो क्रॉकरी हम यूज़ करते हैं स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे या कोई पार्टी वगैरह है, गेस्ट आए, तो बहुत कम है, वो निकाली हुई है मैंने, बाहर रखी हुई है। दिवाली के टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो थोड़ी बहुत जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और इसके बाद जो ये सबसे नीचे वाला है, इसमें भारी भारी पतीले हैं, भगोने, थाल हैं, प्लेट्स हैं, और ऐसी रैंडम सा जो सामान होता है ना, अप्पे मेकर है, छलनी है, तो इस तरीके की रैंडम चीज़ें यहाँ पर मैंने रखी हुई है। देखिए ये तो हर घर का अलग अलग हिसाब है, हर घर में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हिसाब से रखी जाती हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सब रखते हैं। तो जो सामान जिसको चाहिए उस हिसाब से सब अपने हिसाब से अरेंज करके रखते हैं। और इस वाली में मैंने ना नीचे कढ़ाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, उसके अलावा आटा वगैरह लगाने के लिए जो बर्तन चाहिए, छोटा सा कुकर है, तो ये सब सामान अपने हिसाब से मैंने अपनी कन्वीनियंस, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर टिफ़िन है बच्चों के, और साथ में चावल बनाने के बर्तन हैं, एक्स्ट्रा जग्स हैं, वो सब यहाँ पर रखती हूँ। उसके बाद ये है मेरा पुल आउट। पहले मैं यहाँ पर ना बेकिंग का सामान रखती थी, अभी फ़िलहाल मैंने बेकिंग की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अपने फ्रिज में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर इलायची पाउडर, इस तरीके का सामान है। और बाकी जो मेरे ग्रोसरी के मेन आइटम्स है ना, सारी दाल हो गई, मसाले हैं, घी है, ऑयल है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। बाकी
एक मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर भी है, कैबिनेट है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसमें मैं सूजी है, पोहा, मतलब इस तरीके का सामान रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए महक बनाकर लाई है अपने कॉलेज से इस तरीके के ये पेपर के क्राफ्ट हैं। एक्चुअली क्या है, उसकी ना अब स्कूल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। उसका 4 साल का जो BLED का कोर्स है, तो उसको हर साल ना कुछ दिन स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ाना होगा और वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चलेगी। तो वहाँ पर ना उसको इस तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं वो बना करके दिखानी होगी। तो अभी तो बहुत हल्की-हल्की है, बाद में थोड़ा-सा इनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। और हर चीज़, हर तरीके की चीज़ें ना महक के कोर्स में है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वो अब ये इस तरीके की चीज़ें बना करके लाती रहती है। तो उधर किचन से मैं फ्री हुई तो आ गई थी इधर अपने बेडरूम में। और बेडरूम में मैंने ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर अपना एक तरीके से मेकअप वैनिटी इसे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर मेकअप का मेरा सामान जो है वो रहता है। तो फिलहाल यहाँ की भी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने जो यहाँ का जितना भी सामान था वो हटा लिया था। उसके ऊपर ये मैंने कवर वैनिटी के ऊपर बिछाया हुआ था, इसको भी मैंने धो लिया था और अब ये सूख गया है। साथ में जो मेरा मेकअप का सामान है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, डस्टर से ही पोंछ लिया था। और बस अब ये सब चीज़ें भी मैं फिर से अरेंज करने लगी हूँ। तो देखिए, जो घर को ऑर्गेनाइज़ करने का काम होता है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा अब मेरा घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया, डेकोरेटेड हो गया, लेकिन ये ना एक तरीके का मिथ है। हम अपने आप को ही खुश करते रहते हैं, क्योंकि ये एक जर्नी है घर को साफ़ रखना या घर को ऑर्गेनाइज़ रखना, मेंटेन रखना, जो कि रोज़ शुरू होती है और ख़त्म कभी भी नहीं होती। ये है फेशियल एपिलेटर, मतलब अपने फेस से बाल निकालने हो ना, चीक्स के हों या फिर चिन के हों, अपर लिप्स के हो, तो बड़ी आसानी से इससे निकल जाते हैं। थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन हाँ, हम अपने हिसाब से बाल निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है मेरा फेसिस कनाडा का काजल और बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्मज प्रूफ है और इसमें पीछे स्मज करने के लिए एक अलग से ब्रश भी दिया हुआ है। तो बस अपने ये मैंने ना चीज़ें अपनी वापस से ऑर्गेनाइज़ कर ली है सब चीज़ें। और अपना जो भी मेरा स्किन केयर रूटीन है मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ फ़िलहाल, क्योंकि वो सब चीज़ें ना सीज़न के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती रहती है। और आजकल सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का। सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे हम घर पर ही हों। मतलब जो 3 स्टेप होते हैं ना स्किन केयर के, जैसे होता है CTM जिसे हम बोलते हैं, क्लीनिंग होती है, फिर टोनिंग होती है, फिर मॉइस्चराइजिंग होती है, उसके बाद सबसे लास्ट में ना सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। चाहे आप घर पे ही क्यों ना रुकने वाले हों, लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन भी अलग अलग तरीके का आता है, अपनी स्किन की ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए ये भी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें और इसे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे नए वीडियोज़ जल्दी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ पर थोड़ा सा मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहूँ, चाहे पोस्ट के थ्रू या फिर रील्स के थ्रू। तो आप चाहे मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।